हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की है। अपने इस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हम न केवल आपको जीएस के सेगमेंट को कवर करा रहे थे, बल्कि सीसैट के अंतर्गत मैथ और रीजनिंग की क्लासेस को भी कवर कराने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी हमारी 19 क्लासेस आ चुकी हैं। ये हमारी क्लास नंबर 20 है। अपनी इस क्लास नंबर 20 के अंतर्गत एक नए टॉपिक या कहें टॉपिक नंबर 15 श्रेणी क्रम एवं अनुक्रम को कवर करेंगे, जिसका नाम है रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस। ये हमारा इस क्लास का पार्ट 1 है। इसके बाद एक पार्ट इसका और आएगा, अर्थात इस टॉपिक को हम अपने 2 पार्ट में कवर करेंगे। वैसे तो मैं चाहता आपको इस टॉपिक को भी एक ही पार्ट में कवर करा देता, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इसमें कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे हैं और इसके अलावा इस पे प्रश्न भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, और ख़ास तौर पे यूपीएससी ने 2023 का जिस हिसाब से पैटर्न बदला है, अपने सीसैट का लेवल को हाई किया है, तो इस पर भी हमें लेवल हाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत प्यारे क्वेश्चन बनेंगे और आप छोड़ के चले आओगे और आपको लगेगा कि ये कैसे होना था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन छूटे, और ये वो टॉपिक है जो ब्रॉड है। तो अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछी तो आप यहाँ पे क्या रहोगे, बाकी बच्चों से एडवांटेज हासिल कर लोगे। ठीक है, अभी तो आपको देख के लग रहा होगा कि मास्टर यही सब पढ़ाएगा जो बाज़ार में लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि श्री आईएएस एकेडमी सिर्फ एक ही चीज़ से जानी जाती है, और वो यही कि वो बाज़ार से हट के चीज़ों को कवर कराती है। ठीक है, तो जब आप क्लास ये कर लोगे तो आप खुद कहोगे कि ये तो हमने नया टॉपिक देखा है, ये तो पहली बार ऐसा सुन रहे हैं। या आप में से जो बैंक की तैयारी या अन्य किसी की तैयारी करते हो, वहाँ आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, इसका बेसिक परिचय देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे और मिसलेनियस में देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो अपनी आज की हम क्लास शुरू करें, इससे पहले वही बात, आप में से जिन बच्चों के पास ये सिलेबस ना हो, वो श्री आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। इस सिलेबस की खास बात क्या है कि ये सिलेबस आपको बताता है कि आपके कौन से टॉपिक कवर हो गए हैं, कौन से टॉपिक आपको कवर करने की आवश्यकता है, किन टॉपिक से यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछेगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, हमने अभी तक आपको कौन कौन से टॉपिक कवर कराए। हमने आपको कोडिंग और डिकोडिंग कवर करा दिया, हमने आपको संख्या तथा अक्षर श्रृंखला कवर करा दी, हमने आपको वर्गीकरण कवर करा दिया, हमने आपको ब्लड एंड रिलेशन कवर करा दिया, हमने आपको डायरेक्शन टेस्ट कवर करा दिया, हमने आपको रेखीय वृत्ति या जटिल मिश्रित व्यवस्थाएं कवर करा दी। आज हम आपको रैंकिंग ऑर्डर्स एंड सीक्वेंस को कवर कराएंगे, और जो थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा उसको कल करा देंगे। ठीक है, या कहें नेक्स्ट क्लास में। फिर हम आपको तार्किक पहेलियाँ कवर करा चुके हैं, और जब ये हमारा श्रेणी क्रम कवर हो जाएगा फिर हम तार्किक वैन आरेख को कवर करेंगे। ठीक है, वो एक ही पार्ट में आएगा आपका। और फिर हम सिलोलिज्म को लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, मेरे मन में क्या चलता है, मेरे मन में चलता है कि पहले आपके अंदर एक अभ्यास या एक प्रेम या एक रुचि जगाई जाए किसी विषय के प्रति, और जब वो रुचि जग जाए तो फिर जो टफ टॉपिक है उसको ऐसे प्रेजेंट कर दो कि आपको ये महसूस भी ना हो पाए कि अरे ये इतना टफ था, मुझे तो पता ही नहीं चला, एहसास ही नहीं हुआ। जैसे मेरी स्थिति है दुनिया में, अगर मैं किसी एक चीज़ से डरता हूँ तो वो है सुई, मतलब इंजेक्शन। अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मैं उससे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ भी करना, इंजेक्शन मत लगाना। और इसी रीजन से क्या हुआ कि जब मैं कोविड की वैक्सीन लगवाया तो देख के बड़ा डर लगा कि अरे यार वैक्सीन लगेगी, दर्द होगा। लेकिन ख़ास तौर पे उन नर्स जी का बड़ा शुक्रिया अदा मैं करूँगा कि उन्होंने बोला बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बस उधर देखो। तो मैं उधर देखने लगा, उन्होंने कब लगा दिया, और मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा लग गई? बोली हाँ लग गई। मैंने कहा बड़े प्यार से आप लगाते हो, ऐसे अगर सुई कोई लगवाए तो 10-12 में लगवा लूँ, है ना। तो मुझे उस चीज़ से डर लगता है। तो वैसा ही डर मैथ और रीजनिंग में ये सिलोलिज्म है। ठीक है, तो मैं इसको आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर ये आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन या अरिथमेटिक रीजनिंग, इसको भी कवर कराना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने इस सेगमेंट से पढ़ी थी। फिर मैंने आपको श्रृंखला पढ़ाई थी, सीरीज पढ़ाई थी। ठीक है, श्रृंखला के बाद मैंने आपको डाइस पढ़ाया, फिर मैंने आपको कैलेंडर का टॉपिक कवर कराया, कैलेंडर के बाद दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, इनको कवर कराया, चित्रों को गिनने के बारे में बताया, और कल की क्लास में थोड़ा बहुत एम्बेडेड फिगर्स के बारे में भी बताया।
ठीक है, हालांकि पूरा नहीं हुआ है, मैंने आपको पहले ही बोला था ये 3 टॉपिक यूपीएससी के है नहीं, बट फिर भी थोड़ा कर करके बता देंगे। अब हमारा टॉपिक क्यूब एंड क्यूबॉइड रह जाता है, सॉरी क्यूबॉइड रह जाता है और क्लॉक्स रह जाता है, तो इनको हम कवर कर लेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर श्रृंखला वाला ये टॉपिक कवर हो गया है, तो अभी यहाँ पे एक श्रृंखला वाला टॉपिक ये भी दिख रहा था, है ना, अक्षर श्रृंखला। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, श्रृंखला के 3 टॉपिक हैं, ये नंबर एंड अक्षर आपको कवर करा दिया। ठीक है, आज हम इस श्रृंखला में कुछ और श्रृंखलाएं, जो वो वाली श्रृंखला है, ये वाला जो टॉपिक है आपका श्रृंखला का, इसको भी कवर करा देंगे इसी श्रेणी क्रम में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक भी आज के इस क्लास में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला टॉपिक भी आपका मर्ज हो जाएगा, तो ये तीनों टॉपिक एक तरीके से आपके फिर पूरी तरह से श्रृंखला के कवर हो जाएंगे। क्लियर इतनी बातें? मेरी बात उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लास्ट बात यही कि सर ये कथन और तर्क और निष्कर्ष कहाँ कराएंगे, मैंने कई बार बोला है कि ये कॉम्प्रीहेंशन के पार्ट हैं, वहाँ कराएंगे, इनको भी कवर कराएंगे, ताकि स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ या तकल्लुफ़ ना उठाना पड़े। क्लियर? तो अब अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास की शुरुआत करें, आप में से कई बच्चों के मन में होगा सर कल की क्लास का एक क्विक रिवीजन करा दो, तो आपको ही पता है कि कल की क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं था। कल की क्लास में बस यही था कि आपको पोजीशन के बारे में पता हो कि पोजीशन किस तरीके से घूमती है, अगर क्लॉकवाइज घूम रही क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि पोजीशन के 9 पॉइंट होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो फिगर हमें दिए जाते हैं, चाहे ट्रायंगल के फिगर दिए जाएं, चाहे स्क्वायर के फिगर दिए जाएं, या फिर हमें सर्कल का फिगर दिया जाए, हमें वहाँ ये देखना होता है कि इस ट्रायंगल में और इसका जो सेकेंड ट्रायंगल है उसमें क्या आकृति, उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। या जब हमें किसी प्रकार का वर्ग का आयत का दिया जाए तो हमें देखना होता है कि इन 2 में कौन सा पैटर्न हो रहा है, तभी तीसरे का आंसर निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है। अब पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए दुनिया के सारे हमें हथियारों को आजमाना पड़ता है, गुणे को, भाग को, जोड़ को, घटाने को, इवन कई बार हमें गठजोड़ भी करना पड़ता है। कई बार हमें गुणे जोड़ के साथ में गुणा भी करना होता है, कई बार घटाना भी पड़ता है, कई बार हमें गुणे के साथ भाग भी करना पड़ता है, घटाना भी पड़ता है, कई बार स्क्वायर करना पड़ता है, गुणा भी करना पड़ता है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी और आपसे बोला था कि अगर आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे, तो आपके आंसर ऑटोमेटिक फिर हो जाएंगे। ठीक, इतनी बातें आप समझ गए। तो अब हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करें। जैसा कि आप टॉपिक से ही देख रहे हो कि आज की क्लास का नाम क्या है। आज की क्लास का नाम है श्रेणी क्रम एवं अनुक्रम। बहुत से बच्चों को लगता है ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये श्रेणी क्रम का मतलब होता है रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब ये होता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, इस आधार पर किसी की स्थिति का अवलोकन करना। ये सब लिखाऊंगा अभी, आप बस समझो। अभी मैं देखो, वही बात है कि मैं पहले आपको एक इंट्रो देता हूँ, एक बड़ी सी पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे। ठीक है, तो अभी पिक्चर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसी को समझिए। ठीक, फिर एक एक चीज़ लिखा दूंगा। श्रेणी क्रम का क्या मतलब होता है? रैंकिंग। रैंकिंग का क्या मतलब होता है? स्थिति। स्थिति का क्या मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है, कहाँ जा रहा है, वो पंक्ति कितनी बड़ी है, पंक्ति ऊपर से नीचे कैसी है, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इन प्रश्नों को हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, एक तो फॉर्मूला बेस्ड करते हैं और दूसरा डायग्राम बेस्ड करते हैं। कई बार हमसे फॉर्मूले से उत्तर नहीं आता है तो कई बार हमें डायग्राम से भी उत्तर नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ अपवादों को भी याद रखना होता है कि उत्तर आएगा और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। आपको अमूमन जितने भी शिक्षक अभी तक बाज़ार में उपलब्ध हैं वो आपको क्या करेंगे, उत्तर इन्हीं 2 से बताने की हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको ये आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा कि कई बार ऐसा भी प्रश्न होगा जहां उत्तर आएगा ही नहीं और आपको बस परेशान करने के लिए उत्तर निकलवाने की वो कोशिश करेगा, मतलब आपके साथ प्रैंक करेगा, है ना। यूपीएससी कई बार क्या होता है, प्रैंक करता है। उसका भी देखो सीधी सी बात है तो वो भी एक बॉडी ही ना, एक शरीर ही है एक तरीके का, तो उसका भी मन होता है कभी कभी किसी के साथ गप्पे लड़ाए जाएं, किसी के साथ इमोजी शेयर की जाए, वही वो करती है।
ठीक है। तो उस प्रैंक से आपको कैसे अवेयर होना है वो आपको बताएंगे। फिर हम आपको ये बताएंगे कि कई बार जहाँ आप फार्मूला लगाते हो वहाँ उत्तर अगर नहीं आ रहा है तो आप डायग्राम बनाओ, और कई बार क्या होता है कि डायग्राम बनाने से ही उत्तर हमारे आ जाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस आपको हम बताएंगे रैंकिंग के अंतर्गत। बट इससे भी जो ज़्यादा नया टॉपिक या कहें यूपीएससी का जो हाल के दिनों में जिसको मैं हॉटेस्ट हॉट टॉपिक है ना, होता है ना हॉटेस्ट हॉट स्पॉट या होप स्पॉट, आप पढ़ते हो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में। तो अगर मैं कहूँ कि रैंकिंग में भी श्रृंखला में भी कौन सा हॉटेस्ट हॉट टॉपिक है, तो मेरी नज़र में अनुक्रम का टॉपिक है। ये नया टॉपिक है यूपीएससी के पास, ठीक है। और यूपीएससी इससे इंतहा प्रश्न पूछ सकती है। आपसे कई बार 3 प्रश्न भी पूछेगी, कई बार 2 भी पूछेगी, और आपको देखकर ये आश्चर्य होगा कि आपको लगेगा जब प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ को ये लगेगा ये प्रश्न जो है ये नंबर सिस्टम से है, कुछ को ये लगेगा कि ये जो प्रश्न है ये कोडिंग डिकोडिंग से है, कुछ को ये लगेगा ये प्रश्न जो है ये पजल का पार्ट है। मतलब आप यहाँ पर ये नहीं बता सकते हो प्रश्न पत्र को देखकर कि ये प्रश्न अनुक्रम का है या ये प्रश्न सीक्वेंसिंग का है, ठीक है। तो उस सीक्वेंसिंग पे प्रश्न कैसे बनते हैं हम आपको वो चीज़ें सिखाएंगे। आज की क्लास में हम आपको मोटे तौर पे सीक्वेंसिंग को पूरा कवर करा देंगे, पूरा, ठीक है। और श्रेणी क्रम के जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट या कहें जो टाइप हैं, 1-2 टाइप, उनकी शुरुआत कर देंगे। बाकी जो टाइप बचेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से आप समझ लिए। तो अभी क्या करो, हेडिंग डालो अनुक्रम की, ठीक है। नहीं, अनुक्रम की हेडिंग ना डालो। अभी आपने जब इतनी चीज़ें लिख ली हैं तो अब इन्हीं चीज़ों को लिख लो एक बार। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई है ना, इन्हीं चीज़ों को लिख लो। लिखो यहाँ पे नीचे, इस अध्याय के अंतर्गत या इस टॉपिक के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत या इस टॉपिक के अंतर्गत हमें कुछ संख्याओं, अक्षरों, शब्दों, वस्तुओं, स्थानों एवं व्यक्तियों इत्यादि का एक समूह दिया जाता है, किंतु उस समूह के तत्व, यानी कि उस समूह में जो चीज़ें होती हैं, जो अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो किसी निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। अगर निश्चित क्रम में होते तो रैंकिंग या अनुक्रम क्यों पढ़ते। निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, ठीक है। तत्वों की विशेषता के आधार पर, इस लाइन को अंडरलाइन करना, तत्वों की विशेषता के आधार पर तुलनात्मक रूप से, अब याद आ रहा, मैंने आपको तुलनात्मक वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो ये वहाँ से भी लिंक होगा थोड़ा सा। तुलनात्मक रूप से कुछ तथ्य दिए जाते हैं, कुछ तथ्य है ना, ये फैक्ट है और ये तत्व है, एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट तथ्य दिए जाते हैं जिनके आधार पर परीक्षक हमसे प्रश्न पूछता है, जिनके आधार पर परीक्षक हमसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है, ये जो टॉपिक है ये अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, और इस टॉपिक में न केवल संख्याओं को लेकर प्रश्न बनते हैं, न केवल अक्षरों को लेकर प्रश्न बनते हैं, न केवल कुछ शब्दों को लेकर प्रश्न बनते हैं, बल्कि कई बार किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी व्यक्ति को लेकर भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके की ये परिभाषा नाउन की तरह हो जाती है। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, है ना,
ऐसी कुछ परिभाषा के रूप में इस पे प्रश्न आपसे बनते हैं। अब आप में से कई बच्चों के मन में एक क्वेश्चन ठनक रहा होगा बहुत तेज़ी से कि सर हम लोग इन्वायरमेंट में भी एक शब्द ऐसा ही पढ़ते हैं, अनुक्रमण। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे भी आप अनुक्रमण ही पढ़ते हो, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण, है ना। और वहाँ पर हम क्या पढ़ाते हैं अनुक्रमण में, वहाँ हम आपको ये बताते हैं कि जो प्राथमिक अनुक्रमण है उसको बनने में काफ़ी वक्त लगता है और जो द्वितीयक है उसको काफ़ी कम समय लगता है। मतलब जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसको मैं एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ वहाँ पर कि मिट्टी जो होती है वहाँ बंजर है, धीरे धीरे उस पर समय लगेगा, लोग कॉलोनी बसाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, तो उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। और कई बार आप अनुक्रमण को, सीक्वेंसिंग को पढ़ते हो इकोटोन में, है ना, जहाँ दो प्रजातियों का जो स्थान है वो मिक्स होता है। कई बार इकोलॉजिकल नीके में आप पढ़ते हो, तो ये जब एनवायरनमेंट पढ़ाऊँगा वहाँ अच्छा रहेगा। लेकिन बस आपकी समझ के लिए मैंने बता दिया कि हाँ ये शब्द वहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, अब आप हेडिंग डालो नई, जिसका नाम है अनुक्रमण। का में रा की मात्रा होती है और एक जो अड़ा होता है ये उल्टा 10 होता है, ठीक है। अनुक्रमण इंग्लिश में लिखो सीक्वेंसिंग, ठीक है, इंग्लिश में लिखो सीक्वेंसिंग, SEQUENCING, ठीक है। अनुक्रमण इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी समूह के तत्वों में अगर कोई एक गुण दिख रहा है, ठीक है, तो उस गुण के आधार पर हमें उसको सीक्वेंस में लगाना, वही अनुक्रमण। जैसे एग्जाम्पल से समझो, मान लो आप अपने घर में, आपके घर में, आपके परिवार में 6 लोग हैं, ठीक है। आपकी माताजी हैं, ठीक है, आपकी माताजी हैं, क्लियर, आपके पिताजी हैं, ठीक है, आपका एक भाई है बड़ा, ठीक है, आपकी एक बहन है छोटी, ठीक है, और आप हैं। अब मुझसे अगर कोई व्यक्ति कहे कि ये क्या है, तो मैं कहूँगा ये अनुक्रमण है। अनुक्रमण क्यों है, क्योंकि इसमें एक गुण दिख रहा है। क्या गुण दिख रहा है, इसमें गुण दिख रहा है एक परिवार का, इसमें गुण दिख रहा है सदस्यों का, ठीक है। मतलब परिवार और सदस्यों का गुण दिख रहा है। तो परिवार और सदस्यों का अगर गुण दिख रहा है और हमसे कोई कहे कि इसका अनुक्रमण कर दो, मतलब लिखा तो है और कोई कह दे इसका अनुक्रमण कर दो, मतलब इसकी सीक्वेंसिंग कर दो, तो हम इसकी सीक्वेंसिंग को हमको देगा कि इसकी सीक्वेंसिंग आयु के आधार पे कर दो, इसकी सीक्वेंसिंग योग्यता के आधार पे कर दो, इसकी सीक्वेंसिंग कमाई के आधार पे कर दो, इसकी सीक्वेंसिंग कपड़ों के आधार पे कर दो कि माता जी ने लाल रंग की साड़ी पहनी है, पिताजी ने हरे रंग का कुर्ता पहना है, भाई ने नीले रंग की टी शर्ट पहनी है, बहन ने पीले रंग की फ्रॉक पहनी है, और मैंने मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेरी सिस्टर बड़ा पहनती हैं कुर्ती मतलब पहनी हुई है, कह सकते हैं पिंक कलर की, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, कपड़ों के आधार पे सीक्वेंस करना पड़ेगा। अब मैंने कहा है यहाँ पे आयु के आधार पे करना है, ठीक है। तो आयु के आधार पे सीक्वेंसिंग क्या होगी, आयु के आधार पर सीक्वेंसिंग होगी कि सर पिताजी आएंगे सबसे बड़े, फिर उसके बाद सर माताजी आएंगी हमारी, फिर सर उसके बाद जो भाई होगा हमसे वो होगा, फिर सर मैं स्वयं होंगी, और फिर सर मेरी छोटी जो बहन है वो होगी। अब कुछ जो बच्चे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, और अच्छा 3 2 5 ही मेंबर हुए हैं क्या, तो एक और लिख लो, एक क्या यहाँ पे लिखोगे, बड़ी बहन, ठीक है, बड़ी बहन मतलब छोटी से मंझली बहन लिख लो, मंझली बहन, ठीक है, मंझली बहन आपने मान लो लिख लिया, ठीक, मतलब वो बीच की है, ठीक, आप उसके बाद हैं, तो यहाँ पे आ गई मझली बहन, ठीक है, मझली बहन, क्लियर। अब ये सीक्वेंस आ गया। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में क्या होगा, पितृसत्तावाद या मातृसत्तावाद, है ना, या नारीवाद जाग गया होगा। नारीवाद कैसा, आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता कि हमारे जो पिताजी हैं, है ना, मतलब आप में से कई बच्चे कह रहे होंगे सर आपको कैसे पता कि हमारे जो पिताजी हैं वो माताजी से बड़े हैं।
आपको कैसे पता? तो भारत के संविधान में एक सिंपल सी बात है कि 21 वर्ष का लड़का है ना और 18 वर्ष की लड़की ये विवाह करते हैं अमूमन, है ना। तो जब 21 वर्ष का लड़का और 18 वर्ष की लड़की है तो सीधी सी बात है, लड़की की उम्र कम हुई ना, लड़की की उम्र कम हुई। तो मान लो पिताजी जब आपके 21 साल के थे और आपकी माताजी 18 साल की थी तब उन्होंने विवाह किया था, मान लो। हाँ, कुछ अपवाद भी होते हैं कि कई बार माताजी बड़ी होती हैं पिताजी से 1 साल 2 साल 5 साल, लेकिन अपवादों को हम गिनती में नहीं रखते हैं, ठीक है। हम बस ये कहते हैं कि हाँ पिताजी बड़े ही हैं, ठीक। तो आप ऐसे सीक्वेंस में लगा दोगे, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं क्या, पदानुक्रम, ठीक है। रैंक के आधार पे, उनकी कोई रैंक हमने देखी, उनकी कोई योग्यता देखी, समझ गए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि सीक्वेंस इस तरीके का होता है। तो अब एक काम करो, परिभाषा लिखो, फिर मैं आपको बताऊं कितने प्रकार के सीक्वेंस हमको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो परिभाषा लिखो, किसी दिए गए, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, सवाल लगाओगे 3-4 समझ जाओगे, क्योंकि कई बार कोई चीज़ ना देर से समझ में आती है। किसी दिए गए समूह के तत्वों को किसी विशिष्ट गुण के आधार पर, किसी विशिष्ट गुण के आधार पर व्यवस्थित करना ही अनुक्रमण, ठीक है, या इंग्लिश में सीक्वेंसिंग, ये शब्द आपको हमेशा याद रखना है, सीक्वेंसिंग कहलाता है। अब ये जो विशिष्ट गुण है, किसी विशिष्ट गुण, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। व्यवस्थित करना ही अनुक्रमण कहलाता है, जिसका प्रत्येक तत्व या अंग, आप लिख सकते हो, प्रत्येक तत्व या अंग अपने से पहले तथा अपने से बाद वाले तत्व से किसी भी गुण के कारण संबंध रखता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको क्या संबंध दिख रहा है, माता पिता हैं, उन्हीं की तो चारों संतानें हैं आप लोग, ठीक है। तो उन्हीं की जब चारों संतानें हो तो सीक्वेंस बन गया ना कि हाँ हमारा सबका गुण एक ही है कि हम अपने माता पिता के बेटा बेटी हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बता दिया, तो एग्जाम्पल यहाँ लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब हमें क्या होता है, हमें जब परीक्षाओं में हम प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं तो हमसे 4 प्रकार के अनुक्रमण पे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ लिख लो, अनुक्रमण के प्रकार, ठीक है। 4 प्रकार के अनुक्रमण पे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब इमेजिन करके तो आप खुद ही 2-3 बता दोगे मेरे को। पहला क्या बताओगे, पहला बता दोगे कि सर संख्या पर आधारित अनुक्रमण बनता होगा। हमने कहा बिल्कुल सही। फिर आपने कहा होगा सर जब संख्या को आपने राजी करा लिया तो हम अक्षर को भी राजी करा लेंगे। हमने कहा बिल्कुल सही। या शब्द को राजी करा लेंगे, ठीक है। फिर तीसरा आपने कहा होगा कि सर अभी तो आप ही बोले कि इसके 2 पार्ट हैं, रैंकिंग, तो उसका भी हिस्सा होगा, ठीक है, जिसको पदानुक्रम बोलते हैं। और फिर कुछ विविध बातें, मिसलेनियस, ठीक है। अब अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ ये है आपके लिए कि ये जो विविध की बातें हैं, ठीक है, विविध की बातों में लगभग 80% मैंने आपको कवर करा दिया। कहाँ पे, पजल वाले टॉपिक में, जो तुलनात्मक और चयनात्मक की व्यवस्था का टॉपिक कराया था, ठीक है, कि वहाँ पर आपको कैसे क्रम याद रखना है, कौन आगे कौन बड़ा छोटा, है ना, कलर कौन सा कॉम्बिनेशन, वो वहाँ बता दिया, ठीक। संख्या अनुक्रमण को और अक्षर अनुक्रमण के लगभग 80% पार्ट को ही मैंने नंबर एवं लेटर सीरीज वाले में करा दिया, समझ गए। तो फिर आप कह रहे होगे सर जब इतना सब करा दिया तो फिर क्यों करा रहे हो, करा इसलिए रहा हूँ कि इसका जो बचा हुआ 20% है ना, उसकी यूपीएससी में आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 99% है। तो उस 20% को आज हम पढ़ेंगे और उसी 20% के कारण मुझे इतनी बड़ी भूमिका बनानी पड़ रही है,
ठीक है, वहाँ इस क्यों नहीं पढ़ाया था, वहाँ इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है और इसी के सब टॉपिक हैं। ठीक, तो अब आप समझ रहे हो कि सीक्वेंसिंग का ही एक सब पार्ट है पदानुक्रम, या जो हमारा टॉपिक का नाम है रैंकिंग। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले ये 20% जो नंबर्स सीक्वेंसिंग और वर्ड सीक्वेंसिंग या आपका लेटर सीक्वेंसिंग है उसको कवर करेंगे और फिर रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे और फिर मिसलेनियस को देखेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारा रहेगा, हम इस तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे रैंकिंग के आगे आप लिख लो, यहाँ पे ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लो, है ना, नंबर सीक्वेंसिंग। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर इंग्लिश क्यों लिखाते हो जब हम इंग्लिश में आना नहीं है, पूछेगा नहीं। तो अभी आप थोड़ी देर धैर्य रखो, अभी जब आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर आपको लगेगा कि सर सच में इंग्लिश की बहुत ज़रूरत थी, है ना, तब आपको लगेगा, क्योंकि इतने खतरनाक शब्द हिंदी में आते हैं कि दिमाग घूम जाता है। मिसलेनियस, ठीक है, लिख लो नंबर NUMBER, सीक्वेंसिंग SEQUENCING, अक्षर LETTER, लेटर WORD वर्ड, सीक्वेंसिंग वही स्पेलिंग SEQUENCING, रैंकिंग की RANKING, मिसलेनियस की MISCELLANEOUS। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। अब डालो पहली हेडिंग। ठीक है, अब डालो पहली हेडिंग, आपको बिल्कुल सरप्राइज लगेगा। पहली हेडिंग, संख्या अनुक्रमण, संख्या अनुक्रमण नंबर। और कुछ बच्चों को लगेगा सर 2023 में तो ऐसा ही एक प्रश्न दिखा था हमको, तो आपको दिख गया इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ आपको, कि अब उसके भाई भी अगर कल को दिखाई पड़ जाए तो आपको पता रहे कि अरे भैया कल हमने तो आपके उनको भाई साहब को पिछले साल देखा था, है ना, तो आप उनको हल कर सकें। और यूपीएससी की खास बात जिसको नहीं पता है वो यही है कि वो टेल पकड़ना नहीं जानते हैं, पूंछ पकड़ना नहीं जानते हैं। हर कोई चाहता है क्या, यूपीएससी का चेहरा पकड़ना, लेकिन श्री आईएएस एकेडमी क्या चाहती है, यूपीएससी की टेल पकड़ना, पूंछ पकड़ना। क्यों, क्योंकि अगर हमने पूंछ को पकड़ लिया तो जहाँ जहाँ जाएगी यूपीएससी जिस हिसाब से ग्रो करेगी हम उसके पीछे ही तो होंगे। पता चल जाएगा तुरंत कि अच्छा बेटा यहाँ पे तुम अब क्वेश्चन पूछोगे, अब तुम आगे इस तरह से बढ़ोगे, अब तुम्हारा ये ट्रैक है तो तुम अब ऐसे जाने वाले हो, मतलब अभी तुमने ये क्वेश्चन पूछा था तो अगला अब यही पूछोगे, इतना तुम्हें पता है ना। लोग क्या करते हैं, सीधे मुंह पे जाते हैं। तो सोचो अगर मुंह पे जाओगे, वो यहीं से अगर रास्ता इधर को डाइवर्ट कर दिया तो, उसने इधर को डाइवर्ट कर दिया तो आप फिर उसको पकड़ नहीं पाओगे। इसीलिए टेल्स पे जाना पड़ता है। आप कभी चोर पुलिस का खेल देखे हो, वहाँ क्या होता है, चोर जब चोरी करता है तब पुलिस पकड़ती है, पहले से नहीं पकड़ती है। और पकड़ने के बाद सारे राज कैसे खुलवाती है, उसकी सारी चोरियों का एक सीक्वेंस बनाती है ना। या एनआईए हमारे यहाँ की जो इंटेलिजेंस है, आतंकवादियों को कैसे पकड़ते हैं, पूरा एक सीक्वेंस बनाते हैं कि कहाँ कौन सी घटना घट सकती है, कौन से हॉट स्पॉट हैं, है ना। तो इसलिए हमें भी यूपीएससी को एक रॉबर मान के पढ़ना चाहिए। और वो आपके दिमाग की हेडक नहीं है, वो मेरी हेडक है। मैं उस चीज़ को नोटिस करता हूँ कि हाँ यूपीएससी कहाँ जाएगी, क्योंकि मैं आपका कोच हूँ, मैं आपका मास्टर हूँ। ठीक, तो इसलिए मैं टॉपिक को आपको गहन से पढ़ाना चाहता हूँ। क्लियर। अब ये संख्या अनुक्रमण क्या चीज़ है ना। देखो अभी तक आपने बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे, उसमें आपको क्या करता था, क्रमागत लगाने को देता था। ठीक है, मान लो आपको दे देता था कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है वो पूरब की ओर जा रहा है या पश्चिम की ओर जा रहा है, या कोई व्यक्ति है उसके पास 100 रुपये हैं, दूसरा व्यक्ति उसके पास 50 रुपये हैं, कोई व्यक्ति तीसरा उसके पास 30 रुपये हैं, चौथा व्यक्ति उसके पास 20 रुपये हैं। तो रुपयों को अवरोही क्रम में लगाएं, रुपयों को आरोही क्रम में लगाएं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही का मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, तो आप लगा लेते थे कि सर 100 ज़्यादा है, 50 छोटा है, कम है। बट यहाँ यूपीएससी ने क्या किया, सिस्टम ही बदल दिया। मतलब यहाँ पे आपको क्या करती है यूपीएससी, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, है ना, कुछ इस तरीके का आपको क्वेश्चन दे देगी, 4 7 3 2 5 1 6 7 9 8 5 2 3 4 1 5 7 8 9 5, ठीक है, 6 4 3 5।
ऐसे करके आपको एक कोई नंबर दे देगा खूब बड़ा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित श्रेणी में, क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित श्रेणी में कुल कितने पाँच ऐसे हैं, कुल कितने पाँच ऐसे हैं जिनके ठीक पहले कोई विषम संख्या नहीं है, ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा। तो अब पहली बात बताओ, आपको लगता है, मतलब आप ईमानदारी से बताना, अगर आप पहली बार इस प्रश्न को देखते तो क्या आप ये दावे के साथ कह सकते थे कि ये प्रश्न जो है ये सर रीजनिंग का है? कहते ना कि रीजनिंग का नहीं है। आपके मन में क्या ख्याल आता? आपके मन में ख्याल आता सर ये क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम का है, और सर आपने नंबर सिस्टम में तो नहीं पढ़ाया था हमको। यही बोलते कि नहीं बोलते? बोलते आप। नंबर सिस्टम आप कहाँ से ढूंढ लाते? क्योंकि नंबर सिस्टम में ही श्री IAS एकेडमी के इस मास्टर ने सम विषम संख्या पढ़ाई थी, तो आपको लग जाता है कि ये नंबर्स हैं और ये यहाँ पे डिजिट दिए हुए हैं और विषम संख्या नहीं है, यही पूछ रहा है। तो सर नंबर सिस्टम में आपने नहीं पढ़ाया, आपने सिलेबस अधूरा कराया, सर हमको CSET फेल करा दिया। तो सीधी सी बात है, श्री IAS एकेडमी को पता था, इसलिए श्री IAS एकेडमी ने कहा है कि आप बस शांत मन से बस चुपचाप गाड़ी की बैक सीट में बैठे रहो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे पता है कि हाँ कैसे आपको पहुँचाना है, ठीक। तो अब आप क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि कितने पाँच ऐसे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जितने भी पाँच हैं इस पूरे उसमें आए हैं, ठीक है, उन सारे पाँचों को आपको क्या करना है? चेक करना है, गोला लगाना है, ठीक है। पहला काम क्या है? गोला लगाना। किनके आगे? पाँच जितने दिए गए हैं उनके आगे हमें गोला लगाना है, ठीक। तो अब यहाँ देखो, ये 4, ये 7, ये 3, ये 2, हमने कहा सर एक तो 5 ये है, हमने कहा कोई बात नहीं। फिर 6, 7, 9, 8, एक सर 5 ये है, 2, 3, 4, 1, 1, 5 सर ये है, 7, 8, 9, 5, 1 ये है, 6, 4, 3 और 5 ये है, ठीक। अब आप अगली लाइन पढ़ो, जिनके ठीक पहले कोई विषम संख्या नहीं है। शब्द देखना क्या कह रहा? विषम संख्या नहीं है। आपको बचपन में क्या पढ़ाया मैंने कि वो संख्याएं सभी विषम होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। वो संख्याएं सभी विषम होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो, जिनका 2 का भाग ना जाता हो, ठीक है, वो सभी विषम होती हैं, और जो 2 से हो जाती हैं सबके सब सम होती हैं, ठीक। अब जब मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है, 0 के बारे में बताया था, ना वो सम होता है ना वो विषम होता है, ठीक। अब आपने जब देखा तो आपको क्या दिख रहा है कि सर ये जो 5 है, अब आपको पूरे में नज़र नहीं दौड़ानी है, केवल जो हमसे प्रश्न पूछा है वहाँ जानी चाहिए आपकी नज़र कि कितने 5 ऐसे जिनके ठीक पहले कोई विषम नहीं। तो आप देखो इस 5 के आगे क्या है? ये सर 2 है। ये क्या है? ये सम संख्या है। तो हमने कहा सर एक तो ये हो गई। फिर यहाँ देखो इस 2 5 के आगे क्या है? सर 8 है। 8 क्या है? ये एक सम संख्या है, ये दूसरा 5 हो गया। इस 5 के आगे देखो क्या है? 1 है। 1 क्या है सर? सर ये विषम है, और हमसे कह रहा विषम नहीं है, तो हमने कहा कि सर ये वाला तो 5 काउंट नहीं करेंगे। फिर यहाँ देखो 5 के आगे क्या है? 9। 9 क्या है सर? सर एक विषम संख्या है, तो हम इसको भी सर काउंट नहीं करेंगे। फिर ये क्या है? 5 के आगे 3 है। 3 क्या है? सर एक विषम संख्या है, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। अर्थात हमने यहाँ पे 3 5 को एलिमिनेट कर दिया। कितने 5 बचे? सर केवल 2 5 यहाँ पे बच रहे हैं जो जिनके आगे कोई विषम संख्या नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे उत्तर निकालते हैं प्रश्नों में। मेरी बात उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। कई बार यहाँ आपको प्रतीक दे दिए जाएंगे। प्रतीक का मतलब कई बार आपको यहाँ पे हैश दे दिया जाएगा, कई बार आपको भाग का निशान दे दिया जाएगा, कई बार प्रतिशत दे दिया जाएगा, कई बार @ दे देगा, और वहाँ ये पूछेगा, मतलब बहुत सारे @ देगा, बहुत सारे भाग देगा, ऐसे दे देगा कि ऐसे कितने @ हैं जिनके आगे प्रतिशत का चिन्ह नहीं है, तो आपको आगे ढूंढने में मिल जाएगा। या ऐसे कितने @ हैं जो सिरे के बिल्कुल किनारे पे हैं, या ऐसे कितने @ हैं जिसके दाहिने ओर भाग का है ना।
या जिसके बाद भाग का चिन्ह है, तो आपको फिर इसी तरीके से ज्ञात करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट डाल लो ताकि ये जो बात मैंने बताई याद तो रहे कम से कम। नोट, ऐसे ही हमें प्रतीकों पर आधारित प्रश्नों को हल करना होता है। नियम यही लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ लिखो, @ प्रतिशत भाग, ठीक है, सॉरी, हैज प्रतिशत भाग गुणा प्लस माइनस @ भाग हैज, ठीक है, प्रतिशत गुणा माइनस, ठीक है, भाग, ठीक, और @ अब ऐसे ही आपसे पूछेगा कि कितने ऐसे @ हैं जिनके आगे प्रतिशत है, कितने @ जिनके पहले प्रतिशत हैं। तो आप बता सकते हो कि सर यहाँ पे @ ये एक ही दिख रहा है, यहाँ बाद में है, सॉरी, जिनके पहले प्रतिशत नहीं, जिनके पहले भाग है, ठीक है, ये भाग लिखो, भाग है। तो एक ये हो गया सर, यहाँ पे तो ये बाद में है, ये होगा नहीं सर, और यहाँ पे पहले, तो सर 2 ऐसे @ मिलते हैं हमको, 2 @ आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से कर लोगे। ठीक, तो आप एक काम करो, इसकी बातें यहाँ पे लिख लो कि क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है। लिखो नोट में आपको क्या लिखना है, लिखो, इस प्रकार के प्रश्नों में ये देखो, मैं चीज़ें क्यों लिखवाता हूँ, ताकि दोबारा आपको ये 2 घंटे 5 घंटे की क्लास सुननी ना पड़े। अपनी कॉपी देखो, बस 5 मिनट में रिवाइज हो जाए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ संख्याओं या प्रतीकों का समूह अथवा श्रेणी दी जाती है। अब समझ गए प्रतीक क्या है, समूह का मतलब क्या है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें लिख के दे देगा। ठीक है, श्रेणी दे दी जाती है कुछ दी गई शर्तों के अनुसार, उनमें बदलाव किया जाता है। कुछ दी गई शर्तों के अनुसार उनमें बदलाव किया जाता है, या किसी अन्य गुण के आधार पर किसी संख्या या प्रतीक की स्थिति के बारे में जानकारी पूछी जाती है। ठीक है, जानकारी पूछी जाती है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का, ठीक है, नई लाइन से, इस प्रकार के प्रश्नों को, अच्छा, आप लोग कॉपियाँ तो खूब भर गई होंगी इस समय, मोटी मोटी सीसेट की। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का कोई एक निश्चित नियम या पैटर्न नहीं है। यह केवल और केवल निरंतर अभ्यास पर आधारित, के द्वारा, यह केवल और केवल निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रश्नों की विविध प्रकार की
प्रकृति को समझाने में मददगार होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का कोई एक निश्चित नियम या पैटर्न नहीं है। ये केवल और केवल निरंतर अभ्यास के प्रश्नों, निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रश्नों की विविध प्रकार की प्रकृति को समझने में महत्वपूर्ण होते हैं। समझ गए? ये लाइन यहाँ गड़बड़ लिख गई, मतलब मुझे लगता है बोला मैंने सही था लेकिन लिखा सही नहीं है ना। फिर से लिखो, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का कोई एक निश्चित नियम या पैटर्न नहीं है। ये केवल और केवल निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रश्नों की विविध प्रकार की प्रकृति को समझाने में महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। जब हम अभ्यास करते हैं तभी हमें प्रश्नों की प्रकृति समझ में हमें आती है। ठीक, अब आपको एक नया क्वेश्चन देता हूँ, है ना, नया देता हूँ बिल्कुल। देखता हूँ आप में से कितने बच्चे वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। कोई नियम नहीं, कोई लॉजिक नहीं, अपनी खुद की बुद्धि लगाना। ठीक है, और खुद की बुद्धि लगा के सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक, मान लो नया क्वेश्चन आ जाए तो कैसे निपटना है ना, ये भी तो पता होना चाहिए ना। हालांकि ये चीज़ें मैं सिखाऊंगा प्रैक्टिस सीट में और बैक ईयर की सीरीज में, फिर भी देखो यहाँ मान लो क्वेश्चन दिया गया कि दी गई श्रेणी में यदि पहले अंक को चौथे अंक से तथा दूसरे अंक को 8वें अंक से विस्थापित, इस शब्द को अंडरलाइन कर लेना, विस्थापित कर दिया जाए तो बाएं से दूसरे अंक के दाएं स्थान पर क्या होगा। प्रश्न की एक एक शब्द को ध्यान से समझना। ठीक है, अभी मैं वो बता दूं कौन सी श्रेणी है, तब आपको फिर मैं बताता हूँ। 5, 7, 3, 9, 8, 1, 4, 2, 5, 9, 6 ये श्रेणी है। ठीक, अब प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न हमसे कह रहा है कि दी गई श्रेणी, मतलब ये जो श्रेणी दी गई है, ठीक है, इसमें यदि पहले अंक को हम चौथे अंक से तथा दूसरे अंक को 8वें अंक से विस्थापित कर दें, मतलब पहले अंक की जगह जो चौथा अंक है उसको रख दें और जो दूसरा अंक है उसकी जगह 8वां अंक रख दें, तब हमें बताओ कि बाएं से जो दूसरा अंक है, बाएं से दूसरे अंक के दाएं स्थान पर क्या होगा या कौन सा अंक होगा। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, और बड़ी इजी से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल लिया होगा। कैसे निकाला होगा? आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, जितना प्रश्न दिया जाए उसको धीरे धीरे पढ़ो, उस कंडीशन को फुलफिल करो। जैसे कह रहा दी गई श्रेणी में, श्रेणी के पास आ गए, कह रहा पहले अंक को चौथे अंक से, तो अभी इतना ही देखो, पहला अंक क्या है 5वां, कह रहा है कि उसको चौथे अंक से हम क्या कर दें, उसको हम चौथे अंक से विस्थापित कर दें। ठीक है, पहले अंक को उसने कहा चौथे अंक से विस्थापित करें। अब कई बच्चों को क्या है, स्थितियां ही नहीं पता होंगी कि स्थितियां कैसे ज्ञात करनी है। तो ये होता है हमारा एक, ये होती दूसरी स्थिति, ये तीसरी, हमेशा बाएं से दाएं की स्थिति होती है। चौथी स्थिति, ये 5वीं, ये 6ठी, ये 7वीं, ये 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं और ये 11वीं। ऐसे आपको लिख लेना चाहिए। 2, 5, 9, 6 क्लियर। तो ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, 6, ये 3 त्रिका 9, तो 11 ही तो बनने हैं। अब क्वेश्चन को फिर से देखो, कह रहा है कि पहले अंक को चौथे अंक से विस्थापित कर दें। ठीक है, पहले अंक को चौथे अंक से, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले की जगह पे चौथा अंक रख देंगे और चौथे की जगह पे पहले अंक को रख देंगे। ठीक, फिर हमसे क्या कह रहा है, दूसरे अंक को 8वें अंक से विस्थापित कर दें, मतलब 7 की जगह पे 8वां अंक हमारा कौन सा है,
8वां अंक 2 है, तो 7 की जगह पे हम 2 कर दें। बाकी सबकी कंडीशन हम क्या करें, सेम की सेम रखें। तो 9 3 9 2 3 5, ठीक है, 9 2 3 5, 8 1 4। अब यहाँ पे 8वां था तो यहाँ पे 7 आ गया, 5 9 6, ये कुछ इस तरीके का बन गया, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि बाएं से दूसरे अंक के, बाएं से दूसरे अंक के दाएं स्थान पर, मतलब ये स्थान पर कौन होगा। हमने कहा कि सर यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पर सर 3 होगा। शब्द को समझना, हमसे क्वेश्चन में जो बोला है उसको ध्यान से देखो। कह रहा बाएं से दूसरा अंक, तो पहली बात तो बायां कौन है, इधर का बायां, तो बायां में पहला 9, दूसरा क्या है 2। अब दूसरे अंक पे रुको, फिर क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, कि दूसरे अंक के दाएं, मतलब दूसरे भी अंक के दाएं बताना है, तो दूसरा अंक का दायां इधर ही होगा ना, ये इधर इसका बायां होगा। अगर बायां पूछता तो 9 होता, दायां पूछा तो हमने कहा कि सर 3 होगा, 3 हमारा सर आंसर आएगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या होता है कि इन सीक्वेंस को बदलना होता है, ठीक है। विस्थापित का मतलब है कि उस शब्द की जगह पे दूसरा शब्द, उस अंक की जगह पे दूसरा अंक। तो ऐसे प्रश्न जब आएंगे आपके जीवन में, तो आप ऐसे प्रश्नों को कुछ इस तरीके से हल करने की कोशिश करना, आपका उत्तर काफ़ी आसानी से नहीं निकलेगा। मतलब परेशानी तो होगी क्योंकि आपके लिए नया है एक तरीके का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सपोज करो, मान लो एक क्वेश्चन आ जाए और, ठीक है, ये टाइप में करा दे रहा हूँ, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन आ जाए कि निम्न श्रेणी में कितने चार ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 8 है तथा ठीक बाद 3 नहीं है। अब ऐसा ही प्रतीकों में भी हो सकता है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, ऐसा ही प्रतीकों के प्रश्नों में भी हो सकता है, ताकि जब प्रतीक वाला अपने मन से सोचो तो हो, आप आंसर निकाल लो। ऐसा ही प्रतीकों में भी पूछा जा सकता है, लिखो ऐसा प्रश्न भी प्रतीकों वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसा प्रश्न भी प्रतीकों वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जिनके ठीक बाद 3 नहीं है, लिख लिया आपने। अब यहाँ पे आपको संख्या क्या दी है, ध्यान से देखना, संख्या 5 9 3 2 1 8 4 2 6 9 8 4 6 1 3 2 8 8 4 3 8 3 2 5 6 8 4 7 9 7 8 2 0, ठीक है, 2 0 7 3 8 4 5 3 2 7 8 4। हुआ ना दिमाग का दही इतना बड़ा देख के। और आपको ऑप्शन में क्या दिया, आपको इसने ऑप्शन में दिया है कि 4 6 5 7। बताइए। तो अब आप ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो और समझो, लिखने की कोशिश करो, ठीक। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल पुराना वाला नियम जो 5 के साथ हमने किया है ना, वही करना है। क्या करोगे, चलो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ क्या आपने किया होगा, ठीक। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाला होगा, ठीक। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले देखा, कह रहा है कि कितने चार ऐसे हैं, मतलब कितने आदमी थे। तो हमको पहले जितने 4 हैं इस पूरी सीरीज में उनको डब्बे में बंद करना है। तो देखो 5 9 3 2 1 8 और ये 4, तो इस 4 को डब्बे में बंद करो। 2 6 9 8, फिर ये 4 इसको बंद करो। 6 1 3 2 8 8 और ये फिर 4 इसको डब्बे में बंद करो। 3 8 3 2 5 6 8 4 इसको डब्बे में बंद करो। 7 9 7 8 2 0 3 4 8 4 इसको बंद करो। 5 3 2 7 8 4 इसको बंद करो। मतलब हमको डब्बे में कितने दिखे, 1 2 3 4 5 6, हमको अभी 6 4 ऐसे दिख गए हैं जो डब्बे में बंद है। अब कंडीशन देखो, कह रहा जिनके ठीक पहले 8 हों और ठीक बाद 3 ना हो, मतलब ठीक पहले 8 हो
तो यहाँ देखो ठीक पहले 8 है, हमने कहा है, लेकिन कह रहा ठीक बाद 3 ना हो, तो हमने कहा यहाँ 3 नहीं है, मतलब ये 1 हमारा सही है। इसमें यहाँ देखो कि ठीक पहले 8 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है, ठीक है, उसके बाद 3 है लेकिन ठीक बाद में नहीं है, तो सर ये हमारा दूसरा सही हो गया। ठीक, तीसरा देखो ठीक पहले 8 है लेकिन ठीक बाद में 3 भी है, तो ये हमारा नहीं हुआ। ठीक, चौथा देखो ठीक पहले 8 है उसके बाद 7 है, तो ये भी हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया। अब यहाँ देखो ठीक पहले 8 है, बाद में 5 है, उसके बाद 3 है, तो हमने कहा सर ये वाला भी हो गया, मतलब 4 हो गए। यहाँ देखो ठीक पहले क्या है, 8 है, ठीक है, ठीक बाद में कुछ दिया नहीं, तो हम इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम सही मानेंगे। ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल होगी क्योंकि हमें इधर का नहीं पता है, तो इसको हम छोड़ नहीं देंगे। यहाँ यही आपको ध्यान रखना है, मतलब मैक्सिमम उत्तर आपको यहाँ देना है। तो आपने देखा 1 2 3 4 5, मतलब 6 में 5 ऐसे जो 4 हैं वो ऐसे हैं जो इस 8 वाली कंडीशन और 3 वाली कंडीशन को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, मतलब हमारा सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब मैं आप में से कई बच्चों से मान सकता हूँ कि उन्होंने ए लगाया होगा, तो उनकी कोई गलती नहीं क्योंकि उनको ये बात पता नहीं थी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात है, यही आपकी जीत है। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन और नए टाइप का आपको बताता हूँ। लग रहा है ना ये क्वेश्चन नए टाइप के, पहली बार यूपीएससी के लिए, तो सोचो मज़ेदार क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, संख्या 5 8 2 7 9 3 1 4 6 के अंकों में कितने अंक युग्म, अंकों में कितने अंक युग्म ऐसे हैं, अंक युग्म ऐसे हैं जिनके बीच में उतने अंक हैं, जिनके बीच में उतने अंक हैं जितने की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच में होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर किसी से भी आप कह दो कि ये क्वेश्चन क्या रीजनिंग का है, कोई नहीं यकीन करेगा। आप भी अगर पहली बार देखोगे तो आप भी यही बोलोगे सर ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का नहीं है, ये सर मैथ का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का नहीं है, है ना। तो यही चीज़ तो आपको समझानी होती है कि कुछ चीज़ें दिखने में जो होती हैं वो रियल में नहीं होती। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को निकालिए, इसका आंसर क्या होगा फिर मैं बताता हूँ, देखता हूँ आपको कितना लॉजिक आता है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को देखा होगा, कुछ को तो समझ में ही नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसकी हिंट पे जा रहे होगे, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें दिखी होंगी। क्या आपको दिख रहा होगा, आपसे कह रहा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो अगर आपने नंबर सिस्टम की क्लास पढ़ी थी तो वहाँ जो मैंने बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाया था, वहाँ क्या सिखाया था, मैंने आपको बोला था कि जो चीज़ प्रकृति में उपलब्ध है, ठीक है, या जिसको हम गिन सकते हैं, वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6। जीरो क्यों प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो की खोज हुई है, किसने की थी, भारत ने, व्यक्ति का नाम नहीं पता है, भारत देश ने खोज की है। आपने गाना सुना होगा ना, पूरब और पश्चिम मूवी का, कौन सा गाना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, है ना। तो वो चीज़ याद रखनी है, और मैंने यही बात पढ़ाई थी। तो अब एक बात बताओ कि अगर हम प्राकृतिक संख्याएं लिख रहे हैं और हमें प्राकृतिक संख्याओं में अंक लिखने हैं, तो हम टोटल कितने अंक लिख सकते हैं। आपको याद हो कि जब अंक पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था कि दुनिया में जितने अंक हैं वो आज की डेट में कितने अंक हैं, टोटल 10 अंक हैं। टोटल कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। अब अगर मैंने कह दिया जीरो नहीं है तो कितने अंक बचे, केवल सर 9 अंक बचे। अर्थात अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत क्या होगा, तो वो 1 से 9 तक ही तो जाएगा, 1 से 9 तक ही जाएगा। ध्यान से समझो पहले मेरी बात। आपने कहा बिल्कुल सर। सपोज करो अगर कोई संख्या 5 से शुरू हो रही तो मैं क्या कहूँगा कि 5 से 9 तक जा रहा है, मतलब ये एक ग्रुप बन गया।
और मान लो कोई संख्या 4 से शुरू हो रही, 1 से शुरू हो रही है, तो मैं क्या कहूँगा कि वो संख्या 1 से जा रही है 4 तक, उसका वो दूसरा ग्रुप बन गया। ठीक है, हम ऐसे बता देंगे। जैसे आपका ये जो प्रश्न है कुछ ऐसा ही है। आपको क्या कह रहा है, 5 8 2 7 9 3 1 4 6। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान दो, क्या ध्यान देना है कि हमारे जो डिजिट हैं वो 9 तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। तो आपने कहा हाँ सर 5 से लेकर 9 तक ये युग्म पहुँच गया है, तो हमने कहा कि एक युग्म ये बन गया। अब हमें देखना है बाकी की संख्याएं क्या हैं। तो आपने देखा कि सर ये 3 से लेके 6 तक जा रहा है और 6 के बाद ख़त्म हो गया। अगर आगे 9 जाता, 9 होता तो 9 तक जाता ये भी। तो हमारे कितने युग्म बने, 2। कहने का मतलब है कि जहाँ पर 9 आ जाए वहाँ उसको 2 पार्ट में बांट दो और उसके बाद फिर युग्म बनाते जाओ। ठीक है, 9 तक ही क्यों, क्योंकि अंकों में हमें केवल 9 तक ही प्राकृतिक संख्याएं पता होती हैं। ठीक है, इन्हीं से फिर बाकी संख्याएं बनती हैं। समझ रहे हो। अब मान लो आगे आपको अगर दे देता, आगे सपोज करो आपको एक दे देता है यहाँ पे कि 1 2 है ना, 1 2 3 है ना, 1 2 3 ऐसे करके आपको मान लो दे देता, तो आप इसको एक अलग युग्म बना देते, क्योंकि ये 6 से यहाँ ख़त्म हो गया, ये 1 से फिर शुरू हुआ। ये यहाँ पे हम अलग युग्म क्यों बनाए, क्योंकि 9 यहाँ ख़त्म हो गया, 3 शुरू हुआ। समझ गए। तो ऐसी चीज़ें हमको यहाँ पे याद रखनी है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक, तो ऐसे हमारे 2 युग्म हो गए। नहीं समझ में आया छोड़ दो, संभावना कम ही है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ अगर आ जाएंगे ऐसे प्रश्न तो आप कुछ इस तरीके के लॉजिक लगा के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, और फिर नहीं अगर होगा तो हम क्या करेंगे कि आपको ट्रिक्स और टैक्टिक्स के वीडियो उपलब्ध कराएंगे। उन ट्रिक्स और टैक्टिक्स के वीडियो के अनुरूप फिर आप अपना सॉल्व करना। ठीक है, जब आपके बैक ईयर के क्वेश्चन आएंगे। तो इतनी बातें आप समझ गए। तो अब हम क्या करते हैं, नया टॉपिक डालते हैं। इसका जो हमारा सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप हमारा क्या है, अक्षर को लेकर। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ना है। नंबर में ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो फिर वही बात है, और दिक्कत हो जाएगी आपको, और परेशानी आ जाएगी। ठीक है, तो अब डालो हेडिंग अक्षर या शब्द अनुक्रमण। ठीक है, लेटर या क्या होगा, वर्ड सीक्वेंसिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब मज़ेदार टॉपिक है ये वाला। समझना इसमें कैसे प्रश्न बनेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको कोई एक मतलब अंग्रेजी वर्णमाला दे देगा। ठीक है, और आपको वहाँ पे पूछेगा कि डी के दाईं ओर कौन सा होगा, डी के बाईं ओर कौन सा होगा, या उसके 5वीं ओर कौन सा होगा, दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आपको पहले पता हो कि ABCD की जो संरचना है वो कैसी है, तो आपको अच्छे से पता है। मान लो नहीं पता है तो फिर से एक बार लिख लो, है ना। कोडिंग डिकोडिंग में तो आपने लिखा ही था कि A था सर, B था, C था, D था, E था, F था, G था, H था, I था, J था, K था, L था, M था, N था, O था, P था, Q था, R था, S था, T था। ठीक है, U था, V था, W था, X था, Y था, Z था। ठीक, आपको पता है इतने सारे अक्षर थे। अब इनका आपको क्या पता था, इनका सर हमको पता था कि इनका नंबर क्या होगा। तो हमें पता है 1 था, 2 था, 3 था, 4 5 6 7 8 9 10। ये भी लिखना है आपको, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये नंबर क्या है, ये सीक्वेंस दिखा रहा है। अब एक बात बताइए ईमानदारी से, अभी आपने ये नंबर लिखे हैं तो किधर से किधर लिखे हैं, आपने बाएं से दाईं ओर लिखे हैं, मतलब आपने लेफ्ट टू राइट लिखे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट लिखे हैं। अब आपको मान लो अगर कोई कह दे कि ये जो जेड है ये अगर 0 है, ठीक है, ये जेड अगर 0 है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जेड अगर 0 है तो 2 ही स्थितियां हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं कि या तो जो ए होगा वो 1 होगा। ए कब होगा, जब हम बाएं से दाहिनी की ओर ही लिखते जाएंगे। मतलब ये जेड आ गया, अब यहाँ ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई। अभी समझो मेरी बात को। ठीक है, मतलब हम कहाँ जाएंगे, जेड से आगे जाएंगे। बट अगर हमसे कह दे कि जेड के पीछे जाना है आपको, ठीक है,
जेड के पीछे जाना है तो हम रिवर्स करेंगे, यानी कि घटाएंगे, कम होंगे। सीधी सी बात है, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं ABCD में तो ABCD क्या होती है, बढ़ती है। मतलब A से B गए तो 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। C से D गए तो 3 से क्या हो गया, 4 हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा इन चीज़ों को, तब आप और अच्छे से सवालों के जरिए समझोगे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक, अब ये सीक्वेंस आपको पता है कि A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद D आएगा। सपोज करो कहीं पे लिख दिया जाए, कहीं पे कोई शब्द लिख दिया जाए एग्जाम्पल में, कि मान लो मैंने लिख दिया TRA, ठीक है, PTICMA, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं यहाँ पे गलती हुई है, गलती हो गई है यहाँ पे, है ना। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया PRIY, ठीक है, ANK, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ठीक, PRIYANK, मुझे पता है इसके आगे ए और लगेगा, लेकिन मैंने नहीं लगाया। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि इन वर्णों को क्रम में लगाइए, ठीक है, या इन वर्णों का क्रम क्या होगा, या इस शब्द का एक सही क्रम क्या होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो क्रम पता है, क्या क्रम पता है कि जो ए आता है वो सर सबसे पहले आता है, ए के बाद सर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई आता है, ठीक है, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, ठीक है, फिर आर, ठीक है, फिर एस, ठीक है, फिर टी, फिर यू, फिर वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, है ना, और तब जेड आता है। मतलब यहाँ पे के मैंने नहीं लिखा है, मतलब ABCDEFGH करके आप देखोगे तो GHI और जे, और फिर क्या आएगा यहाँ पे, के आएगा, एल के बाद MN। मतलब हमने कहा कि इसका सर जो क्रम होगा AIKNPRY होगा, ठीक है। इस तरह से हमें ये जो वर्ड वाले हैं, अक्षर वाले हैं, लेटर वाले हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, है ना, अभी आपको मेरी बात नहीं समझ में आएगी। मान लो हमने एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है, क्वेश्चन हमने क्या लिखा, लिखो, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इंग्लिश में लिखा है DISPRIN, डिस्प्रिन, DISPNSARY, डिस्पेंसरी, DISPUTE, डिस्प्यूट, और फिर है डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, अब मैंने आपसे पूछा कि इसको क्रम में व्यवस्थित करो, ठीक। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या दिख रही है, कॉमन, एक चीज़ कॉमन आपको दिख रही है कि हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करो। तो हमें एक चीज़ सबसे पहली क्या दिख रही है कि सबके सब जो अक्षर हैं, शुरुआत जिन सब अक्षरों की हुई है, वो सबके सब अक्षर किससे हैं, डी से ही शुरू हैं। वो सबके सब अक्षर किससे हैं, डी से शुरू हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इस डी को पूरी तरह से छोड़ देंगे, क्योंकि जब सब में कॉमन है तो हम ये थोड़ा ना बता सकते हैं कि डी ही होगा, ठीक है, तो हम छोड़ दिए। अब जब इसको हमने छोड़ दिया तो बाकी का देखो, बाकी का क्या देखोगे आप, बाकी का आप देखो कि बाकी के जो बचे अक्षर हैं उनको कैसे रखना है। तो उनमें आप देखो आई यहाँ पे, एस यहाँ पे, आई है यहाँ पे, एस है, पी है, ठीक है, आई एस पी यहाँ कॉमन है, आई एस पी यहाँ कॉमन है, आई एस पी यहाँ कॉमन है, तो आई एस पी भी हम हटा देंगे, आई एस पी भी हम हटा देंगे, ठीक है, आई एस पी भी हटा देंगे, ये भी हमारे क्रम से हट गया। अब यहाँ क्या बचता है, आर आई एन बचता है और यहाँ ई एन बचता है, ठीक है, आर आई एन बचता है, यहाँ ई एन बचता है, यहाँ पर आपका क्या बचता है, एल बचता है, और यहाँ पे यू बचता है। तो अब यहाँ से आप सीक्वेंस लगाओ, आर पहले आता है कि आई पहले आता है, ठीक है, आर पहले आता है कि आई पहले आता है, या ई पहले आता है कि एल पहले आता है,
ठीक है। तो आपने कहा सर कि ना तो आर पहले आता है ना सर एल पहले आता है, पहले सर ई आता है। तो मतलब पहले नंबर पे क्या हुआ, ये डिस्पेंसरी हो गया। पहले नंबर पे शब्द क्या हुआ, डिस्पेंसरी हो गया। ठीक, अब जब ई आ गया पहले नंबर पे, तो अब यहाँ ई तो था नहीं, ई के बाद कौन आता है, ई के बाद सर एफ जी एच आई आता है, लेकिन आई तो दूसरे नंबर पर है यहाँ अगले शब्द पे। तो हम यहाँ किसको देखेंगे, एल को। ठीक है, एल को हमने रख दिया दूसरे नंबर पे। ठीक है, एल दूसरे नंबर, मतलब ये दूसरे पर आ गया, ये पहले पर आ गया। ठीक, अब आप ध्यान लगाओ किस चीज़ का ध्यान, कि ये ई हो गया, ये एल हो गया, आर पहले आता है कि यू पहले आता है। तो आपने कहा सर आर पहले आता है, तो ये तीसरे नंबर पे शब्द हो गया, और ये जो यू है ये चौथे नंबर पे हो गया। समझ गए, मतलब एक तरीके से अगर मेरे से कोई पूछे कि इसका क्रम क्या होगा, तो मैंने कहा सर डिस्पेंसरी पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे सर डिस्प्ले, तीसरे नंबर पे सर डिस्प्रिंट, ठीक है, और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, डिस्प्यूट। ठीक, समझ गए, डिक्शनरी देखना बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाएगा तो बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा कि हमें लिखना क्या है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ बस यही आप ध्यान रखो कि जो कॉमन है सब में उनको पहले हटा दो, और फिर देखो कि ABCD का क्रम क्या है। ठीक है, नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करो, फिर वापस जाओ और फिर इसको समझो। ठीक है, नहीं समझ पा रहे तो लिख लो मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लिखो नोट में, इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में अंग्रेजी के कुछ अक्षर या शब्द दिए जाते हैं, कुछ अक्षर या शब्द दिए जाते हैं जिन्हें डिक्शनरी फॉर्म में, डिक्शनरी समझ रहे हो, अगर आपको डिक्शनरी देखना आता होगा, हो सकता है किसी को डिक्शनरी देखना ना आता हो आप में से। डिक्शनरी में हर एक शब्द एक सीक्वेंस में होता है, पहला अगर ए है तो जब तक ए के ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक बी नहीं शुरू होगा, और फिर दूसरा नंबर भी ऐसे ही होता है कि ए के बाद बी है या ए है। तो आप एक बार देखना, अगर आपके पास डिक्शनरी हो आज ही देख लेना, सोचो नया क्वेश्चन आ जाता तो आपको कितनी दिक्कत होती। ठीक है, कि डिक्शनरी फॉर्म क्या होता है यही नहीं समझ में आता। ठीक है, लिखो, जिन्हें डिक्शनरी फॉर्म में सजाकर प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचा जा सकता है, प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचा जा सकता है, जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है, जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है। उदाहरण का मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रारंभ के 4 अक्षर DISP, प्रारंभ के 4 अक्षर DISP सभी शब्दों में, DSP मतलब सभी शब्दों में कॉमन है, कॉमन है। इसलिए हमने प्रारंभ के, इसलिए हमने प्रारंभ के, क्या लिखना है, प्रारंभ के सभी चारों अक्षरों को एलिमिनेट कर बाकी बचे शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला
के क्रम में सजाकर अनुक्रमण ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, जिससे उत्तर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, जिससे उत्तर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो आप समझ गए कि हमें क्या करना, जब भी कोई वर्ड दे आपको, ठीक है, तो जो कॉमन है उनको हटा दो और जो बाकी बचे उनको कर दो। और ध्यान देना, यूपीएससी कभी आपको ऐसा शब्द नहीं देगी कि यहाँ डिस्पेंसरी दे दे, फिर आपको हॉस्पिटल दे दे, फिर आपको डॉक्टर दे दे और फिर आपको एम्बुलेंस दे दे। ऐसा देगी ही नहीं, क्योंकि उसको ही पता है कि एम्बुलेंस को आप एक को पहले लगा दोगे, तो ऐसा नहीं देगी ऐसे ही जिसमें 4-4 शब्द 5-5 शब्द एक साथ कॉमन हो, क्योंकि वो डिक्शनरी से वो भी उठाएगी ना। तो ध्यान रखना, ऐसे भी प्रश्न अगर यूपीएससी आपसे पूछे जीवन में, अब आपके पूछे तो आपको इस तरह से हल करके जवाब दे देना है, ठीक। अब कुछ प्रश्न क्या करती है यूपीएससी, सीधे वर्णमाला पे आधारित पूछ देती है, अंग्रेजी के वर्णमाला पे, ठीक है, उसकी स्थिति को लेकर कि उसकी स्थिति दाएं से इतनी है तो बाएं से बताओ, बाएं से इतनी है तो दाएं से बताओ, और दोनों की स्थिति पता हो तो वर्ण बताओ कि वो कौन सा वर्ण है, ठीक। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, लिखो यहाँ पे, लिख लो पहले लाइन, लिखो कुछ प्रश्न यूपीएससी सीधे अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कर, कुछ प्रश्न यूपीएससी सीधे अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कर पूछ सकती है, अर्थात किसी वर्ण या अक्षर की स्थिति दाएं से या बाएं से बताई जाए तब वर्ण कौन सा होगा यह ज्ञात करो। यह ज्ञात करने को कहे। तो अब ज्ञात करने को कहेगा तो मतलब क्या, ऐसे एरो लगाओ, लिखो एग्जाम्पल, क्वेश्चन से समझते हैं क्या कहेगा हमसे कहेगा प्रश्न में कि आप बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, क्वेश्चन देगा, अंग्रेजी वर्णमाला में डी के दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा, ए बी सी डी, ये ऑप्शन है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, बी ई जी एफ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो आपको क्या दिखा, आपको दिखा कि सर डी के बारे में पूछ रहा है, ए बी सी डी में, तो हमको क्या पता है, हमको ए बी सी डी पता है, तो सबसे पहले हम बेसिक ए बी सी डी लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक। हमसे कह रहा है डी के दाईं ओर, तो हमने डी को क्या किया, गोला लगाया। अब डी का बायां कौन होगा, डी का बायां ये होगा, डी का दायां ये होगा। हमेशा मैंने कहा कि आपको दायां बायां किताब में अगर दिया जाए तो लेफ्ट इधर ही होगा, राइट इधर ही होगा, जब तक दिशाएं ना दी जाएं, ठीक है। तो लेफ्ट राइट यही है जो आपका लेफ्ट राइट है, तो बायां इधर हो गया, दायां इधर। हमसे पूछा दाईं ओर, तो हमने कहा ठीक है, दाईं ओर मतलब इधर जाना है। अब कह रहा दूसरा अक्षर, दाईं ओर दूसरा, तो दाईं ओर पहला क्या हो गया, ई हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एफ हो गया। तो हमसे पूछा दूसरा अक्षर कौन होगा, हमने कहा सर एफ होगा। तो बिना सोचे समझे आप ऐसे आंसर लगा देना, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न आएगा तो आपको आंसर निकालना होगा। अब मान लो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा देता, थोड़ा आपको यूपीएससी ट्रिकी कर देता, ठीक है। ट्रिकी क्या करता कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से ऐसे दे देता कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से
छठे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या या कौन सा होगा? कौन सा होगा? ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, एफ जी ई नन, ठीक है। आपको मान लो ये दे दिया क्वेश्चन में, तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, आपने इसको जब सॉल्व किया होगा तो क्या देखा होगा? आपको मैंने बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला हमें पहले आनी चाहिए, ठीक है। अब हमसे कह रहा बाईं ओर से छठे अक्षर, तो हम लगभग 8-10 अक्षर लिख लेंगे, ठीक है। तो बाईं ओर से लिखना है, तो हमें भी पता है ABCD हमेशा बाईं से लिखी जाती है, उर्दू तो है नहीं जो दाहिने से लिखा जाए, ठीक है। तो ABCD हमें बाईं से लिखना होता है, तो हमने A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा, E लिखा, F लिखा, G H I J K, इतना लिख लिया हमने जितने ऑप्शन में दिए थे, ठीक है, लिख लिया। अब जब लिख लिया तो हमसे जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनो। कह रहा बाईं ओर से छठे अक्षर, बाईं ओर से छठा देखो, तो हमें पता है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, मतलब छठा अक्षर हमारा कौन सा हुआ? F हुआ, ठीक है। बाईं ओर से हमारा क्या हुआ? लेफ्ट से हमारा ये F छठा हुआ। फिर कह रहा है कि छठे अक्षर के बाएं तीसरा, छठे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, छठे अक्षर के बाएं तीसरा, छठे अक्षर का बायां किधर होगा? इधर होगा, दायां ये इधर दायां होगा, ठीक है। तो बायां कह रहा है तीसरा अक्षर कौन होगा? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा हमारा ये, मतलब सी होगा तीसरा, ठीक है, यानी कि नन आंसर आएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे ज्ञात करना होता है कि सर तीसरा कौन होगा? थर्ड ये हमारा एक तरीके का, ठीक। तो ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे बाएं दाएं, तो आप ABCD के सीक्वेंसिंग के हिसाब से उसका क्रम बदल देना, ठीक। इतनी बातें आप समझ गए। अब देखो आपको 2-3 चीज़ें और बताते हैं, कुछ चीज़ें बेसिक नोट कर लो, महत्वपूर्ण बातें इसी के अंतर्गत, ठीक। क्या महत्वपूर्ण बातें? मान लो यदि किसी अक्षर की स्थिति एक सिरे से दी जाए, ठीक है, एक सिरे से दी जाए कि A से वो इस तरह है और दूसरे सिरे से निकालनी जाए, तो हम क्या करेंगे? तो वही सिंपल सा नियम, हमको क्या पता है कि टोटल अक्षर कितने होते हैं? सर टोटल अक्षर 26 होते हैं, तो 26 में नहीं घटाएंगे हम कितने में घटाएंगे? 27 में घटाएंगे हमेशा। क्यों घटाएंगे? क्योंकि वो जो अक्षर है वो 2 बार काउंट हो रहा होता है, ठीक है। तो समझो इसको, पहले मैं आपको पहले नियम लिखा देता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल को देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ताकि अगर ऐसे भी प्रश्न आ जाएं तो आप हल कर सकें, ठीक है। लिखो, यदि किसी अक्षर की स्थिति एक सिरे से दी गई हो तथा दूसरे सिरे से निकालनी हो, तो हम 27 में से घटाकर निकालते हैं, 27 में से घटाकर निकालते हैं, ठीक है। मतलब सपोज करो अगर हमें निकालना हो कि बाएं से स्थिति क्या होगी, 2 ही स्थितियां, या तो बायां या दायां, तो हम कहेंगे 27 माइनस उस व्यक्ति की दाएं से स्थिति, ठीक है, उस व्यक्ति की दाएं से स्थिति, ठीक। तो ये नियम आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप समझ गए। दूसरी बात यहाँ पे एक समझाना है आपको, क्या समझाना है कि जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, मतलब A से जब Z की ओर हम जाएंगे, तो हमारे जो संख्याएं हैं, जो स्थान है, उनमें क्या होती है? वृद्धि होती है, या कहें वो सबके सब क्या हैं? बढ़ते हैं, ठीक है। A से Z जाने में, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाने में या A से Z जाने में हमेशा संख्याएं बढ़ती हैं। और अगर हमसे कोई ये कहे कि सर राइट से लेफ़्ट जाना है, तो क्या होगा? सर तो भी बढ़ेगा हमारा। कैसे बढ़ेगा? राइट से लेफ़्ट जाना हो
तो कैसे बढ़ेगा? तो मान लो ये हमारा h है, ये हमारा h है, ठीक है। अब हमें h से कहाँ जाना है? h से हमें जाना है राइट ओर जाना है, ठीक है। h से हमें राइट ओर जाना है, तो हमारा क्या हो रहा है? संख्या यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे भी हमारी संख्या बढ़ती है। h के बाद आपका मान लो GHI JK है ना, ये सब क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट जाने में बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने में बढ़ता है, मतलब बाएं से बाईं ओर जाने में चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बातें? अब अगर हमसे कोई कहे लेफ्ट से लेफ्ट में जाओ, तो लेफ्ट से लेफ्ट में चीज़ें घटती हैं। लेफ्ट से लेफ्ट का मतलब कि जैसे हम ए पर थे और हमसे कहा जा रहा है लेफ्ट में जाओ, तो ए से हम पीछे जाएंगे कहाँ? जेड की ओर, ठीक है। तो वो उसको हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है, उसको हम जीरो मान लेते हैं, या हम इसको एक मानते हैं, इसको हम एक मानते हैं, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है? वो 26 हो जाता है, वो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये बातें नहीं समझ में आ रही, आप इनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ABCD के साथ कलाकारी थोड़ी सी आपको करना सिखा रहा हूँ, ताकि अगर UPSC में क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लो। अगर ये चीज़ें नहीं भी पता होंगी ना, तो भी आप आंसर निकाल लोगे, मुझे इतना पता है, ठीक। तो आप एक काम करो, ये चीज़ें अगर नहीं लिखो तो मैं बता दे रहा हूँ, लिख लो उसको, और लिखने के बाद मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, तब आप चीज़ें समझोगे, ठीक। तो लिखो, यदि वर्णमाला के, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी बार बार, यदि वर्णमाला के अक्षर को निकालते समय बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर बढ़ना हो, तो स्थानिक मान, अब आपको याद है ना स्थानिक मान, प्लेस वैल्यू, जो मैंने आपको बताया था, स्थानिक मान को जोड़ते हैं, स्थानिक मान को जोड़ते हैं, तथा यदि बाएं से बाईं ओर बढ़ना हो, तो स्थानिक मान को घटाते हैं, ठीक है। वर्णमाला के अक्षर को निकालते समय बाएं से दाईं ओर बढ़ना हो तो स्थानिक मान को जोड़ते हैं, और यदि बाएं से बाईं ओर बढ़ना हो, मतलब लेफ्ट से लेफ्ट ही जाना हो, तो हम स्थानिक मान को क्या करते हैं? घटाते हैं। मतलब लेफ्ट से अगर हमें राइट जाना हो तो हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, और अगर हमें उल्टा हो, मतलब लेफ्ट से लेफ्ट ही जाना हो, तो हम उसमें क्या करते हैं? घटाते हैं, ठीक है, घटाते हैं। अब एक बात और बता दें कि जब हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं तो बढ़ाते हैं, लेफ़्ट से लेफ़्ट में जाते हैं तो घटाते हैं, लेकिन अगर हम फिर से राइट से लेफ़्ट में जाएं तो फिर हम उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। राइट से अगर हम लेफ़्ट में जाएं तो फिर हम उसको बढ़ाते हैं। मतलब यहाँ पर जेड को हमें एक मानना होता है, यहाँ जेड को हमें एक मानना होता है, ठीक है। y को हमें 2 मानना होता है, और a हमारा क्या हो जाता है? 26 हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर भी अगर हमें राइट से राइट की ओर बढ़ना हो तो घटाते हैं, ठीक है। मतलब z के बाद हमारा क्या होगा? z हमारा 0 माना जाएगा, और z के आगे जाएंगे तो हमें a मिलेगा, वो 1 से शुरू होगा। क्लियर? तो ये बातें आपको क्लियर हो गई हो तो अच्छी बात, नहीं क्लियर हुई बस लिख के छोड़ दो, है ना। इन चीज़ों को अभी क्वेश्चन करोगे तो शायद आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। कुछ बातें और लिख लो। यदि अंत में उत्तर 0 आता है, यदि अंत में उत्तर 0 आता है तो अक्षर Z होगा। तो अक्षर वो कौन सा होगा? Z होगा। उत्तर 0 आता है तो अक्षर क्या होगा? Z होगा। दूसरी बात, यदि ऐसे प्रश्नों में लिखो, यदि ऐसे प्रश्नों में, यदि, है ना, ऊपर भी लिख लो, यदि ऐसे प्रश्नों में अंत में उत्तर 0 आता है तो अक्षर Z होगा। यदि ऐसे प्रश्नों में उत्तर 26 से अधिक आए, 26 से
अधिक आए तो 26 को घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, ABCD 26 तक तो ही है, तो 26 को घटा देते हैं। यदि उत्तर नकारात्मक आए, माइनस में आए, यदि उत्तर नकारात्मक, मान लो आपको 25 में 27 को घटाना पड़ रहा है, मतलब 25 में 27 घटा रहे हो तो -2 आ रहा है ना। यदि उत्तर नकारात्मक आए तो 26 जोड़ देते हैं, तो 26 जोड़ देते हैं। अभी जितनी बकवास लिखे हो इनको प्रश्न के माध्यम से, 2-3 प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं और फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्न लिखो आप, क्योंकि आपने पढ़े नहीं है, पहली बार आपके लिए नए हैं क्वेश्चन, तो मैं आपकी बात भी समझ सकता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में, ये वैसे कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा देना चाहिए था मुझे, लेकिन वही तब आपको समझ में नहीं आता कि अनुक्रम क्या होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से या बनेगी, बाईं ओर से 9वें अक्षर, बाईं ओर से 9वें अक्षर के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? है दिमाग का दही करने वाला। 11वां अक्षर क्या होगा? निकल तो आएगा उत्तर, आप कैसे भी निकालना चाहोगे निकल आएगा, लेकिन वही दिक्कत है ना, निकल तो आएगा लेकिन वही दिक्कत है कि आंसर निकालोगे कैसे, टाइम लगेगा। ठीक, तो आपने क्वेश्चन देखा, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, शायद आपसे निकल आए। ऊपर थ्योरी तो लिखाई दी है, देख के निकालो। तो उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके आंसर निकाला होगा। आपने क्या देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां अक्षर। तो अब यहाँ क्या ज़रूरत है? यहाँ ज़रूरत है आपको ABCD लिखने की। ठीक है, तो फटाक से ABCD लिखो, ABCD, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब एग्ज़ाम हॉल में तो आप कोडिंग डिकोडिंग के लिए तो लिखे ही होगे ना ABCD, तो ज़्यादा आपको उसमें, या सीरीज के लिए लिखे ही होगे तो वो काम आ जाएगी आपकी। इसलिए कहता हूँ कि ABCD लिख लो, इजोटी पिजोटी याद क्या करोगे आप? आपको लगता है यहाँ इजोटी अब आपका याद होगा, है ना? याद होगा, भूल जाओगे। तो आपने ये देखा हमसे क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां अक्षर। तो देखो, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, 9वां ये 9वां अक्षर है आई। अब कह रहा है 9वें अक्षर के बाएं से 5वें अक्षर, 9वें अक्षर के बाएं, बाएं मतलब क्या हुआ ये? अब बाएं से कह रहा 5वें अक्षर, तो 5वां कौन हुआ? 1 2 3 4 5, मतलब 5वां हुआ हमारा D, है ना। फिफ्थ ऐसे लिख लो, लेफ्ट, एरो ऐसे बना देना, फिफ्थ लेफ्ट। ठीक, अब ये D आपको मिल गया। अब क्या कह रहा? 5वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, 5वां ये अक्षर है, अब इसका दाहिना 11वां अक्षर, तो दाहिना कौन होगा? इस तरफ को होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मतलब आपका O, 11 मतलब आपका O, 11, ठीक है, O होगा आपका। ठीक है, दाईं ओर से 11वां अक्षर। तो आप बताओ, आपको उत्तर निकालने में दिक्कत हुई? नहीं दिक्कत हुई। पिक्चर को देख के ही आपका आंसर आ गया। सपोज़ करो आपको फार्मूला से निकालना होता, ठीक है, आपको मान लो फार्मूला से निकालना होता, ठीक है, तो फार्मूला मैंने आपको अभी क्या बताया? फार्मूला मैंने आपको अभी क्या बताया? फार्मूला मैंने आपको बताया कि हमको क्या पोजीशन दी है। हमको पोजीशन एक लेफ़्ट की दी है ना। लेफ़्ट की पोजीशन हमको क्या दी है? हमको लेफ़्ट की पोजीशन यहाँ पे दे रखी है बाईं ओर से 9वां अक्षर। तो हमने कहा ठीक है, लेफ़्ट हमको कह रहा है कि 9वां अक्षर। फिर देखो हमको दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है कि 9वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर,
मतलब फिर से हमें लेफ़्ट कौन सा दे रहा है, फिर से हमको लेफ़्ट सर 5वां दे रहा है। फिर हमसे क्या कह रहा है, फिर हमसे कह रहा है कि 11वां अक्षर दाएं, मतलब राइट कितना दे रहा है हमको, राइट हमको दे रहा है 11वां अक्षर। अब ये हमको दे दिया, तो इसका फॉर्मूला जानते हो सिंपल सा क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि लेफ़्ट में लेफ़्ट को घटा दो, लेफ़्ट में लेफ़्ट को घटा दो, ठीक है। और लेफ़्ट राइट की अगर बात आए तो उसमें राइट को क्या करो, घटा दो, ठीक है। लेफ़्ट में लेफ़्ट को घटा दो, राइट में क्या मैं बोल रहा हूँ, लेफ़्ट में लेफ़्ट को घटा दो और लेफ़्ट में राइट को घटा दो, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो अब घटाओ, पहला लेफ़्ट कितना है 9, दूसरा लेफ़्ट कितना है 5, तीसरा राइट कितना है 11। तो 9 में 5 के कितने बचे 4, और यहाँ पे कितना बचा 11, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 11। अब 11 में इसको आप घटाओगे तो ये 11 है, ये 4 है, ठीक है। इसको आपने घटाया लेफ़्ट और राइट, ठीक। तो हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा है, हमने ऊपर पढ़ा है कि सर ये जो लेफ़्ट 4 है ये राइट 11 है, यानी कि लेफ़्ट राइट में हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा है कि वो सर जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे क्या मतलब 4 + 11 हो जाएगा, यानी कि 15, अर्थात जो 15वां अक्षर होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा एग्जैक्ट 11वां अक्षर होगा, ठीक है। तो अब 15वां यहाँ से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हो सकता है ये बात आपको ना समझ में आई हो, ना समझ में आने की वजह ये है कि ये लेफ़्ट राइट आपको नहीं समझ में आया होगा। तो अब याद करो, अभी मैंने ऊपर आपको नियम लिखाया ना, फार्मूला, यही तो फार्मूला मैंने लिखाया आपको। यहाँ देखो कि लेफ़्ट और राइट, जो एक लेफ़्ट और एक राइट है, ठीक है, जो एक लेफ़्ट और एक राइट है, उनको अगर हम साथ में लेते हैं तो क्या होता है, बढ़ाना हो तो हम उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। बाएं से दाईं ओर अगर हमें बढ़ना हो तो उनको जोड़ देते हैं, तो वहाँ हमने जोड़ा ही तो ही है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नहीं समझ में आया उसको छोड़ दो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन निकालो, सीधी सी बात। एग्जाम हॉल में इतना याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे नियम। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट से आप आंसर निकाल लो। क्लियर। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन आप अपने मन से करो, आपको देता हूँ, मतलब दिया तो ये भी आपको ही था, आप ही के मन से, और आपने किया भी था। अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिनी ओर से, आप में से कई बच्चे कह रहे होंगे सर आज स्क्रीन तो बड़ी सीधी आप लिख रहे हो। हाँ, थोड़ा तिरछा करके मैं बैठा ही हूँ, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिनी ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर, 8वें अक्षर के बाईं ओर 21वें अक्षर के 21वें अक्षर के दाएं 20वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। 20वां अक्षर क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो क्वेश्चन निकालने की, आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके आंसर निकाला होगा। क्या किया होगा आपने, सबसे पहले यहाँ पर भी वही काम, ABCD पहले आपने पूरी लिख डाली होगी, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है, OPQRSTUVWXYZ, आपने ABCD लिख दी। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के, यहाँ पे ध्यान से देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिनी ओर से 8वें अक्षर, दाहिनी ओर से 8वें अक्षर, दाहिनी मतलब इधर से, ठीक है। बायां क्या होता है, इधर होता है, और ये दाहिना, ठीक है, राइट। दाहिनी ओर से 8वां अक्षर, तो दाहिनी ओर से 8वां अक्षर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8वां अक्षर S हो गया हमारा। हमने कहा ठीक है सर, ठीक है, यहाँ पे लिख लो ये 8वां, ठीक है, 8वां को ऐसे लिखो R8,
मतलब राइट से 8। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दाहिनी ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 21वें अक्षर। अब जो ये 8वां अक्षर आया है इसके बाईं ओर 21वां निकालना है, इसके बाईं ओर 21वां। तो इसका दाहिना तो इधर हो गया, बायां इधर। अब 21वां निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 19 20 21 मतलब x आया। ठीक है, 21 यानी कि ये L21 आया। क्लियर इतनी बातें। 21वें अक्षर, अब कह रहा है के दाएं 20वां अक्षर क्या होगा, मतलब आपको चिकिर गिन्नी की तरह घुमा रहा है। ठीक है, बाईं ओर मतलब 8वें अक्षर के बाईं ओर 21वें अक्षर के दाएं 20वां अक्षर कौन है, तो 21वां अक्षर आ गया। अब 21वें अक्षर के दाएं हमें 20वां निकालना है, तो 21वें अक्षर के दाएं 20वां निकालो। अब 21वां ये हो गया। ठीक है, अब हमें दाएं जाना है तो इस ओर जाएंगे। ठीक है, तो 20वां ज्ञात करो, वाई के बाद जेड आया तो 1 2। ठीक है, फिर यहाँ ये हो जाएगा शुरू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 और आपका ये 21, आपका ये 21 ऐसा आया। ठीक, अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो हमारा एस है ये 2 बार रिपीट होगा। रुको 1 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो रही। 20वां, ओ सॉरी मैं 21वां याद करना हूँ, 20वां याद करना है। हाँ वही तो मैं सोच रहा था गड़बड़ कहाँ हो रहा है। तो ये हुआ जैसे मान लो हमारा अब 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये 12 ये 13 ये 14 ये 15 ये 16 ये 17 ये 18 ये 19 और ये 20। 20वां अक्षर ज्ञात करना है, तो 20वां अक्षर आर आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो आप ऐसे इस तरीके से 20वां अक्षर का आंसर निकाल लो। अब ये नहीं समझ में आया है, आपको फॉर्मूला ही करना है, तो लिखो अथवा करके फॉर्मूले से। हमें क्या स्थिति बता रहा है, हमारा बता रहा है दाहिनी ओर से 8वां मतलब R8 की स्थिति बता रहा है। ठीक है, और बाएं ओर से क्या कह रहा है 21वां, फिर कह रहा है क्या दाएं ओर से 20वां। ठीक है, ये हमको स्थिति बोल रहा है। तो हमको क्या पता है कि राइट में हम लेफ्ट को घटाएंगे। ठीक है, और लेफ्ट में हम राइट को घटाएंगे। ठीक है, तो जब हमने इनको घटाया तो अब हमको क्या पता है कि राइट और जो लेफ्ट हैं वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट हैं वो जुड़ते हैं, तो 21 और 8 यहाँ पे कितने हो गए, 21 और 8 हमारे 29 हो गए राइट। और ये हमारे कितने हैं, राइट 20 हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है ना, तो राइट आगे आएगा। अब ये जुड़ गए, अब ये 29 है ये 20 है, इन दोनों को आपस में घटा दो तो यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा। तो जो 9वीं पोजीशन है राइट से, ठीक है, जो 9वीं पोजीशन है आपकी राइट से वो R9 है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे बाएं से स्थिति। ठीक है, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है बाएं से स्थिति, तो हम बाएं से स्थिति ज्ञात करेंगे। तो बाएं में हमें क्या पता है कि 27 में हम 9 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ 29 था ना, ये ABCD से ज़्यादा है हमारे, तो इसलिए हमें यहाँ पे बाएं से फिर इसको घटाना पड़ रहा है। क्लियर, तो इसको जब घटाया आपने तो आपका कितना आ गया, आपका 18 नंबर आ गया। तो लेफ्ट से 18वां जो स्थान है वही उसका स्थान माना जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। देखो ये वैसे मैं कहूँगा, फिर से मना करूँगा कि ये फार्मूला भूल जाओगे, फार्मूला याद मत रखना कि लेफ़्ट 9 है राइट 9 है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो ना प्रेशर बहुत होता है, और वहाँ ऐसे प्रश्नों के लिए बस यही एक सज़ा है कि उनको पूरा सॉल्व करके इस तरीके से हल करके उत्तर निकाल दो, है ना। तो बस ज़्यादा इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब मान लो आपको एक नया क्वेश्चन बना दे, इसी में लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि आपको परेशानी अब हो रही होगी, बढ़ रही होगी, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बांटा है, वरना सोचो एक पार्ट में बांटता तो क्या हाल होता। ठीक, क्वेश्चन लिखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों
सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 9वें अक्षर, 9वें, ऐसा प्रश्न एक यूपीएससी में आ चुका है, 9वें अक्षर के दाएं, वो कोडिंग डिकोडिंग में आया था, दाएं 5वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? ABCD, ठीक है, EFG और H ऑप्शन में, ठीक है। उम्मीद है आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया होगा? आपने ABCD लिखी होगी, लेकिन इस बार ABCD A से ना शुरू करके Z से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में किया जाए, ठीक है। तो हम उल्टे क्रम में लिखेंगे। और आप लोगों ने आती होगी तो आपको जैसे उल्टी गिनती लिखते थे ना, 199, 98, वैसे ही आपको ये भी लिखना होता है। अब यहाँ क्या होता है, कई बच्चों को दिक्कत आएगी उल्टी लिखने में, तो मैं फिर से वही कहूँगा, आप भी उल्टा ही दिमाग लगाओ। क्या उल्टा दिमाग लगाओ? आप भी जैसे वहाँ शुरू से लिखते थे ABCD, यहाँ उल्टे से लिखो, ऐसे ABCD E, है ना, FGHIJKL, है ना, MNOPQRSTUVWXYZ, हो गई उल्टी ABCD। अब ऐसे अगर आप लिखते हो ZYXW, बहुत टाइम लग जाता है ना, निकलते ही नहीं हो, गड़बड़ अलग से हो जाती, तो वो काम नहीं करना अपने को, ठीक। अब जब आपने लिख लिया तो अब आपसे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पढ़े, आपने क्या देखा? कह रहा है कि बाईं ओर से 9वें अक्षर, तो पहले बाईं से 9वें पे पहुंचो। तो पहला, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। नौवां कौन सा हो गया हमारा? R, ठीक है। नौवां हमारा अक्षर कौन सा हो गया? नौवां अक्षर हमारा हो गया R, ठीक। अब R हो गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर। अब 9वें के दाएं 5वां, तो दाहिना किधर होगा? इधर ही होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मतलब दाहिना 5, मतलब हम आगे कहाँ पे लिखो, यहाँ पे R5, ठीक है, ये R5 पे आ गए, ठीक। R5 पे जब आ गए, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि दाएं 5वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर। अब 5वें के दाईं ओर, अब ये 5वां आ गया था, इसके दाईं ओर 7वां अक्षर कह रहा है हमसे, तो इसके दाईं ओर आगे ही चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, यानी कि हमें ये वाला आंसर R7 यही मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर सर B हो गया। तो हम इस तरीके से इसका B निकाल देंगे, ठीक है। बस ज़्यादा आपको सोचना नहीं, फॉर्मूले से निकालोगे तो फिर वही बात है, फिर वही दिमाग का दही होगा। क्या दिमाग का दही होगा? मान लो मैंने कहा आपसे कि R जो हमारा था वो 9वीं सिचुएशन में था, ठीक है। L जो हमारा था, लेफ्ट जो था वो 5वें में था, और जो लास्ट वाला हमारा था वो क्या था? लेफ्ट, वो हमारा 7वें सिचुएशन में था, ठीक। अब इनको हमें जोड़ना है, राइट लेफ्ट, मतलब 9 5 कितना हो गया? 14 हो गया। ये हमारा कितना है? 7 है, ठीक। हमने क्या पढ़ा है? हमने ये फिर से पढ़ा है कि जो लेफ्ट राइट होगा सर वो फिर से जुड़ेगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया आपका? यहाँ R21 हो गया। तो R21 की जो स्थिति होगी वही मतलब हमारा आंसर होगा, ठीक है। R21 की स्थिति आप निकालो, तो यहाँ पे ये 22 23 25 26 27 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, 27 हो जाता है। तो ये हमारा 21 आया, अब 27 हो गया है, तो 27 में हम घटाएंगे, ठीक है। 27 में हम घटाएंगे किसको? 21 को। तो हमारे पास कौन सा अंक बचा? छठा, मतलब लेफ्ट हमारा 6 बचा, ठीक। तो लेफ्ट से हम इधर से 6 अपना देख लिए ABCD में, अगर हमें बाएं से स्थिति निकालनी हुई। मतलब ये ऊट पटांग टाइप का है, मैं इसको देखो मना करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत इधर उधर आपका दिमाग वो होगा,
ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक के जो छोटे मोटे प्रश्न होते थे, जो नए प्रकार के जो प्रश्न थे जो आपसे यूपीएससी में पूछे जा सकते थे, ठीक, तो उन प्रश्नों को कैसे करना था वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारा जो नया टाइप है वो है रैंकिंग का, मतलब पदानुक्रम का, कि कौन सा ऊपर से नीचे, कौन सा नीचे से ऊपर, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति की स्थिति ऊपर से 10वीं है, नीचे से 5वीं, तो बताएं बीच में कितने लोग हैं। या कोई व्यक्ति बाईं ओर से 73वें नंबर पर है, दाईं ओर से 75वें नंबर पर है, तो बताएं बीच में कितने लोग हैं। अब ये वाले प्रश्न हैं जिनको हम एक तरीके से बोलते हैं पदानुक्रम वाले प्रश्न, या रैंकिंग, ओरिजिनल रैंकिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को हम इस क्लास में ना करके अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इस क्लास में थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हुए होंगे, क्योंकि ये नया टॉपिक आपके लिए रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं और वहाँ हम पूरा इसको कवर कर देंगे, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसके आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी, तो प्रैक्टिस सीट में आपको ये प्रश्न बहुत मिलेंगे, ABCD वाले मिलेंगे, क्रम वाले मिलेंगे, तो आप उनको सॉल्व करिएगा। जो नहीं आएगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में रैंकिंग के इसी चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।